Welcome to this session. Today we are going to start MSc Third Sem Nuclear and Radiochemistry Part 3. We had studied two parts, Part 1 and Part 2, and we had studied with the topic nuclear stability. In nuclear stability, here we are going to start the fifth point. Besides this, we had already done the 4 points of the nuclear stability. Even odd numbers. First was your even odd numbers of protons and neutrons. Then it was ratio of protons and neutrons. Then it was your nuclear potential. And next was the binding energy. Now the fifth point we will study today is एक्सचेंज फोर्स. ये जो एक्सचेंज फोर्स है ये भी एक फैक्टर है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का. हमने जितने भी फैक्टर्स पिछले पार्ट्स में पढ़े हैं वो सारे फैक्टर्स न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को शो करते हैं. तो नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को रेफर करता है दैट इज एक्सचेंज फोर्स. नाउ एक्सचेंज फोर्स जो वर्ड है जो टर्म आ रहा है इसी से हम समझ सकते हैं कि एक्सचेंज फोर्स का मतलब क्या होता है. जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं. सो देयर शुड बी एक्सचेंज ऑफ दीज फोर्सेस. कहाँ होगा? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द न्यूक्लियर केमिस्ट्री. तो जो एक्सचेंज होगा फोर्सेस का वो न्यूक्लियॉन्स के बीच में होगा, है ना, इनसाइड द न्यूक्लियस. दैट वाइज दे ओनली शो द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. So just take a view over the fifth point, that is the exchange force between the nucleons. Nucleons आपको previous parts में बताना है. Nucleons क्या होता है? जहाँ neutrons plus protons दोनों होते हैं उसे हम nucleons बोलते हैं. So between the nucleons, if only attractive forces operate, then these forces. अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में अगर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस ही हों, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सचेंज फोर्स पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ अगर अट्रैक्टिव फोर्स हो तो क्या होगा? देन दीज फोर्सेस ग्रो लिमिटलेसली टिल न्यूक्लियर कोलैप्स्ड. ऑब्वियस सी बात है कि अगर सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा, दोनों में पास आते जाएंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, ओवर हो जाएगा. तो एक ही फोर्स दैट इज द ओनली अट्रैक्टिव फोर्स अगर हम कहें कि न्यूक्लियस पे सिर्फ एक ही अट्रैक्टिव फोर्स ही एप्लीकेबल है, सो इट वुड नॉट बी करेक्ट. नाउ सो देयरफॉर फॉर सम रिपल्सिव फोर्सेस to lead to saturation of the attractive force. इसलिए जैसे बोला कि कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी होने चाहिए जो कि उस अट्रैक्टिव फोर्स है उसको बैलेंस कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है which lead to the saturation. सैचुरेशन का मतलब सैचुरेशन का मतलब जैसे कि अगर आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, राइट, जिसमें आपको 100 ml में यू हैव टू ऐड दी NaCl फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, तो आप ऐड करते जाएंगे और वो डिजोल्व होता जाएगा. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सॉल्ट जो है वो उस वाटर के अंदर डिजोल्व होना बंद हो जाता है. The water doesn't allow the salt to be dissolved in it further. So that point when you can see the particles in the water of sodium chloride, that stage is known as saturation. तो यहाँ पे भी वही saturation है कि जो आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, तो जैसे रिपल्सिव फोर्स काम करेगा तो उस जगह पे अट्रैक्टिव फोर्सेस एक सैचुरेट हो जाएंगे कि अब इससे ज्यादा अट्रैक्शन नहीं हो सकता है. तो द रिपल्सिव फोर्सेस लीड टू द सैचुरेशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट देखा था कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस ही ऑपरेट होते हैं. अगर ऐसी कंडीशन हुई तो उस केस में न्यूक्लियस जो है वो कोलैप्स हो जाएगा. लेकिन अगर कुछ रिपल्सिव फोर्सेस सैचुरेट करते हैं उस अट्रैक्टिव फोर्सेस को,
नहीं हो पाएगा। The attractive forces saturate is that the mean binding energy per nucleon is nearly constant. हमने बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पिछले पार्ट में पढ़ा है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो सैचुरेट हुए हैं उससे क्या हो, व्हाट विल हैपन व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस विल सैचुरेट। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस सैचुरेट हो गए, इसका मतलब है कि जो मीन बाइंडिंग एनर्जी है, मीन बाइंडिंग एनर्जी आपको बताया था, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं उन दोनों को आपस में कैसे रहते हैं, वो बाइंड कैसे हो पाते हैं, तो वो बाइंडिंग एनर्जी की वजह से बाइंड हो पाते हैं। तो मीन बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन होगी वो नियरली कांस्टेंट होती है, दैट इज अक्रॉस 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ऑल न्यूक्लियस ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब ये जो वैल्यू है ये सभी न्यूक्लियाइड्स के लिए होती है जो कि जिसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। जो मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियाइड्स होते हैं उन सभी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी और उसकी वैल्यू होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now according to quantum mechanics क्या कहता है, एक्सचेंज फोर्स के लिए an exchange interaction is possible between two particles which can exist in a state capable of sharing some common property, right? अब ये कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो वो कहता है कि कैसे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस न्यूक्लियॉन्स के बीच में पॉसिबल है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि एक्सचेंज इंटरेक्शन हो रहा है, राइट, वो पॉसिबल हो सकता है किसी भी पार्टिकल्स के बीच में which can exist in a state capable of sharing some common property. This is most important कि शेयर करें अगर वो कॉमन प्रॉपर्टी है ना, दोनों के बीच में कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसकी वजह से कॉमन हो दोनों के बीच में प्रॉपर्टी जिसे वो शेयर कर पाए। So the total energy gets lower, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो शेयरिंग कर पा रहे हैं तो टोटल एनर्जी कम होती चली जाएगी और द सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल, या जो सिस्टम है वो और ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। ओके, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कहता है कि जो एक्सचेंज इंटरेक्शन होगा, हम यहाँ पे एक्सचेंज इंटरेक्शन वाले जो फोर्सेस का कर रहे हैं, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड द रिपल्सिव फोर्सेस। तो ये कहना चाह रहा है कि जब तक कि कोई कॉमन प्रॉपर्टी हो जिसे वो शेयर कर पाए, उस शेयरिंग की वजह से ही जो टोटल एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है सिस्टम में। द कॉमन प्रॉपर्टी फॉर एक्सचेंज में भी, अब ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज वो कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, जो कि फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के बीच में जो प्रॉपर्टीज आएगी जिसे वो शेयर कर सकते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो वो प्रॉपर्टीज होती है कॉमन प्रॉपर्टीज फॉर एक्सचेंज में भी द चार्ज, वो चार्ज हो सकता है, स्पिन हो सकता है और पोजीशन, ठीक है, तीनों में से कोई हो सकता है। कॉमन प्रॉपर्टी जो शेयर करते हैं हम लोग, दैट इज द चार्ज, स्पिन और द पोजीशन, एंड आर नोन बाय द नेम्स गिवन बिलो। अब ये जो शेयरिंग होगी इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज की, जो कि हो सकता है चार्ज हो, चाहे स्पिन हो, चाहे पोजीशन
एक एक करके पढ़ेंगे जिस जिसने प्रॉपर्टी दी है और क्या कॉन्सेप्ट है उनकी प्रॉपर्टी ये देने का। तो फर्स्ट देखें हम, तो इट इज Heisenberg's charge exchange force, ठीक है। He believed first the common property under exchange was the electron charge। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी उन्होंने देखी हाइजेनबर्ग ने, तो उन्होंने कहा कि जो एक्सचेंज हो सकती है दैट इज इलेक्ट्रॉन चार्ज एज इन केस ऑफ H2 प्लस आयन मॉलिक्यूल, ठीक है, चार्ज एक्सचेंज होगा दैट इज। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, राइट, जो एक्सचेंज होगा अंदर कॉज भी इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्सचेंज होता है जैसे H2 प्लस आयन मॉलिक्यूल। नाउ लेटर ही एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट, फिर बाद में उन्होंने और इसको एक्सटेंड किया इसी कॉन्सेप्ट को कि इलेक्ट्रॉन चार्ज के अलावा पॉजिट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स भी एक्सचेंज होते हैं, है ना। पॉजिट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑल अबाउट यू नो अबाउट द पॉजिट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। नाउ सी, न्यूट्रॉन इज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन्स, प्रोटॉन gives neutron, electron plus and neutron. So these are the positrons निकले यहाँ से और निकले यहाँ से neutrinos, okay? So neutron अगर यहाँ पे होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक्सचेंज चल रहा है, then the electron will goes negative and it gives the positrons। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में एक्सचेंज चल रहा है तो it will give electron plus and you get the neutron। So this is the concept for the exchange of the charge that was given by the Heisenberg। So it shows that the common property जो है इलेक्ट्रॉन चार्ज की वही नहीं थी, उसके अलावा भी दूसरे जो इसमें एक्सटेंड करा इसने, तो उसने बोला कि पॉजिट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी इसमें एक्सचेंज का काम कर सकते हैं, राइट। नाउ Yukawa prediction, एक और साइंटिस्ट का नाम है Yukawa। Yukawa prediction of the existence of mesons। mesons क्या होते हैं, what are the mesons? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जब इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, पॉजिट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स भी है, तो उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया mesons का, राइट। तो mesons are the intermediate between an electron and a nucleon। electron or nucleon, electron you all of you know the electron, what is electron, and nucleon means that is proton plus neutron। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है that are the mesons। और किसने क्या था कॉन्सेप्ट, युकावा's prediction, जो एक्जिस्टेंस कहा था एक्चुअली में, युकावा ने शो किया कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन के बीच में mesons जो है वो इंटरमीडिएट की तरह एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन द पाई meson, या उसे कहा जाता है पाइवन, was observed। The particles of Heisenberg's exchange were, अब जो पार्टिकल्स थे Heisenberg से कैसे एक्सचेंज हुए, recognized to be the pions, उन्हें कहा गया pions। pions जैसे कि पाई प्लस देन पाई माइनस या पाई जीरो, एज अकॉर्डिंग टू द चार्ज। अगर पॉजिटिव है तो पाई प्लस बनेगा, नेगेटिव है तो पाई माइनस, न्यूट्रल है तो पाई जीरो हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये युकावा ने दिया है कि युकावा ने बोला कि he has given the existence of the mesons, right? We had studied about the electrons and nucleons, तो इसके बीच में एक इंटरमीडिएट पार्ट था और उसी को उन्होंने पाई meson या पियोन्स के साथ में ऑब्जर्व किया। एंड पार्टिकल्स जो थे वो एक्सचेंज के लिए, है ना, हम यहाँ पे क्योंकि हाइजेनबर्ग चार्ज एक्सचेंज फोर्स पढ़ रहे कि कैसे एक्सचेंज होता है, राइट। तो फोर्सेस कैसे एक्सचेंज होते हैं, तो इनकी वजह से ही एक्सचेंज होते हैं। तो पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला या न्यूट्रल था। नाउ सी दिस इक्वेशन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक्सचेंज है, क्या निकलेगा, पाई नेगेटिव पाई। प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है तो पाई पॉजिटिव बन जाएगा, पाई पॉजिटिव मिलेगा। अगर प्रोटॉन से ही प्रोटॉन निकल रहा है तो पाई
study. Okay, the next point we'll study this part only. So next point we for the common properties. First we had studied the Heisenberg's exchange force. Now second is Bartlett's spin exchange force. Bartlett's spin exchange. हमने कहा था कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज एक्सचेंज हो सकती है उसमें स्पिन भी एक था, राइट? चार्ज पहला वाला जो हमने पढ़ा वो चार्ज था. सेकेंड बार्टलेट ने दिया है, वो दिया है उन्होंने स्पिन एक्सचेंज फोर्सेस का. न्यूक्लियर स्पिन आप सब जानते हैं, स्पिन जो चेंज होता है या तो क्लॉकवाइज चेंज होता है, एंटी क्लॉकवाइज चेंज होता है. तो इस फोर्स में जो बार्टलेट से दिया है, इन दिस ओनली द स्पिन्स ऑफ द नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स आर एक्सचेंज्ड. जो न्यूक्लियॉन्स होंगे आसपास वाले, जो नेबरिंग होगा, जो पास वाले हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका स्पिन ही चेंज होगा, राइट? Either it would go for the clockwise or it would go for the anti-clockwise, leaving the position and charge unchanged. यहाँ पे बार्टलेट ने शो किया है कि पोजीशन और चार्ज जो है न्यूक्लियॉन्स का वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा? स्पिन्स विल बी एक्सचेंज्ड. ओके, सिर्फ स्पिन जो है वो एक्सचेंज होता है, चार्ज एक्सचेंज नहीं होता है, और पोजीशन भी एक्सचेंज नहीं. चार्ज हमें किसने दिया था? हेज़नबर्ग ने दिया था चार्ज एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, लेकिन बार्टलेट ने स्पिन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट बताया है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. दैट वाज गिवन बाय मेजोरास पोजीशन एक्सचेंज फोर्स. तो एक जो कॉमन प्रॉपर्टीज है एक्सचेंज के लिए, उसी को हम पढ़ रहे हैं. सबसे पहले Heisenberg has given for the charge exchange. Second, we are studying for the Bartlett's spin exchange. Third, Majorana has given the exchange force for position. Third is for position. First point, there was no change in position and charge, that were unchanged. Only spins were changed. In this Majorana's position exchange, we have connected with the relay to the position of the nucleons. So look here, in this type of exchange, only the position coordinates of two nucleons are exchanged. सिर्फ position coordinates change होते हैं, राइट? ना तो उसमें स्पिन चेंज होगा, ना उसका चार्ज चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है. जैसा कि इस फिगर में आप देखें, यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ देखिए कि पोजीशन चेंज है, एरो इस तरफ है और इसका इस तरफ, राइट? सो दीज टू शोज ओनली द चेंज इन पोजीशन. नो, नाइदर इट शोज यू द स्पिन, नाइदर इट शोज यू द चार्ज. So this is equivalent to an exchange of spin and charge of position. तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोजीशन चेंज हो रही है वो स्पिन जैसे चेंज होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, चार्ज चेंज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस तरीके से ये जहाँ पे जो पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है. The stability of the four odd Z प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की बात करें यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ फोर ऑड Z और n न्यूक्लियोइड्स, ठीक है? 2H, लिथियम 6, बोरोन 10 एंड नाइट्रोजन 14. इसकी बात अगर हम करें तो ये कहता है कि इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेजोराना एक्सचेंज फोर्स. ये इसलिए हो पा रहा है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन चारों का, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरोन और नाइट्रोजन का, कि मेजोराना जो एक्सचेंज हमने पढ़ा जिसमें पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है, तो पोजीशन एक्सचेंज की वजह से इस तरीके से ये चारों शो कर सकते हैं, स्टेबिलिटी शो करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर देखें प्रॉपर्टी, जो कॉमन प्रॉपर्टी थी वो है
Wigner's no property exchange force, no property, now here see कोई प्रॉपर्टी इसने डिस्क्राइब नहीं की है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है विगनर्स ने कि फोर्स एक्सचेंज होता है. नाउ लेट्स सी हाउ इट शोज विदाउट एनी प्रॉपर्टी द एक्सचेंज ऑफ फोर्सेस आर देयर. हियर नो प्रॉपर्टी इज एक्सचेंज, कोई भी प्रॉपर्टी एक्सचेंज नहीं होती है. बट द विगनर फोर्स रिप्रेजेंट्स द ऑर्डिनरी न्यूक्लियन फोर्स. लेकिन इन्होंने कहा कि ना तो चार्ज एक्सचेंज हो रहा है, ना स्पिन, ना ही पोजीशन चेंज हो रही है. बट इट सेज दैट जो ऑर्डिनरी न्यूक्लियन फोर्स है, दैट फोर्स इज एक्सचेंजिंग बिटवीन देम. वो फोर्स एक्सचेंज हो रहा है के बीच में. जैसे देखिए आगे इंडिविजुअल है, ठीक है, दिस डायरेक्शन, नेक्स्ट दिस डायरेक्शन, तो ये सब इंडिविजुअल है, ये बाउंडेड नहीं है. जैसे यहाँ पे बाउंडेड शो कर रहा है, राइट, तो ये बाउंडेड नहीं है. ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है और ये इंडिविजुअल है मिलर से. तो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें भी एक्सचेंज प्रॉपर्टी होती है. मतलब ऑर्डिनरी जो न्यूक्लियन अपने इसका खुद का जो फोर्स है वो एक्सचेंज होता है. ठीक है, तो इन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब नहीं की. उन्होंने सिर्फ डायरेक्टली जो ऑर्डिनरी इसके अंदर अपने जो न्यूक्लियन के अंदर जो ऑर्डिनरी फोर्स प्रेजेंट है उसी के बेस पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है. दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज विगनर्स नो प्रॉपर्टी एक्सचेंज फोर्स. So this is equivalent to the four exchange forces in figure. अब इस फिगर में आते हैं जो चार फोर्सेस जो एक्सचेंज हो रहे हैं, give rise that the spins of a neutron should be anti-parallel for stability. ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं जो स्पिन्स होंगे न्यूट्रॉन्स के वो एंटी-पैरेलल है. एंटी-पैरेलल मतलब कि अगर एक इस साइड जा रहा है तो दूसरा इस साइड जाए. ठीक है, दिस शुड बी द एंटी-पैरेलल. So the four exchange forces give rise that spins of a neutrons should be anti-parallel for stability. Anti-parallel होना चाहिए spins जो है न्यूट्रॉन्स के. This is not always right. अभी कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता. This concept is not a rigid concept कि यहाँ ऐसा ही होगा, लेकिन इसके वनिस्बत neutrons and protons can also have an attractive interaction. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियॉन्स के अंदर उनमें खुद में भी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है, जैसे कि हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं. where the ground state is a triplet. ठीक है, जहाँ पे ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट फॉर्म करता है, that is with the neutrons and proton having parallel spins. तो ऐसा नहीं है कि जो फोर एक्सचेंज जो फोर्सेस हम देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ स्पिन जो है न्यूट्रॉन्स के शुड बी एंटी-पैरेलल फॉर स्टेबिलिटी. ये सिर्फ एंटी-पैरेलल ही नहीं हो सकता है, लेकिन कई बार देखा गया है दैट न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये भी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस इसका दिया हुआ एग्जांपल, वेयर द ग्राउंड स्टेट इज अ ट्रिपलेट. ठीक है, जहाँ पे ग्राउंड स्टेट जो है वो ट्रिपलेट है, दैट इज जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जो होते हैं हैविंग पैरेलल स्पिन्स, उनका स्पिन्स जो है वो पैरेलल होते हैं, तो भी ये शो करते हैं. तो जो हमने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में, दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, दैट वाज एक्सचेंज फोर्सेस. और इसी एक्सचेंज फोर्सेस में हमने पांचों जो पॉइंट्स हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी, उनको हमने डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट वाज Heisenberg's चार्ज एक्सचेंज, सेकंड वाज द Bartlett spin exchange force, third is the Majorana's position exchange force, and the last was Wigner's no property exchange force. तो these all जो प्रॉपर्टीज जितनी भी हमने पढ़ी है, चाहे वो इवन ऑड पोजीशन हो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की, या प्रपोर्शंस हो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का, और न्यूक्लियर पोटेंशियल हो, या बाइंडिंग एनर्जी हो, एंड एक्सचेंज फोर्स हो. सो दीज ऑल फैक्टर्स मेक्स द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की किस तरीके
सेलुलर स्टेबिलिटी होती है। तो दीज ऑल पॉइंट्स शो द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस।